हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम गेस्ट पेपर बोलेंगे। 100% गारंटी रहेगी पेपर यहीं से आएगा। जो भी बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपका ये सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही ही बनेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर। साथ ही साथ ये हमारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि घुमा फिरा के यहीं से पेपर बनेगा। एंड टोटल 7 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। शॉर्ट नोट आप स्किप भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को पास होना है वो मात्र 7 क्वेश्चन करके जाएं और वो आराम से पास हो जाएंगे अच्छे नंबर के साथ। और जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो शॉर्ट नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे। वो यही है कि जिन भी बच्चों को बीएड की फाइल्स बनवानी है, बनी-बनाई फाइल्स आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पे संपर्क करना है 8178359562 पर। बनी-बनाई फाइल्स, प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस कुछ भी चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, चार्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन कौन-सा वाला है। अब मैं साथ-साथ पढ़ाऊँगी और आपको ये भी बताती रहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। अभी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ होता क्या है? इसके मीनिंग क्या है? इसका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? और रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, और रोल क्या रहता है टीचर का बेसिकली स्कूल के अंदर हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी कि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल, स्कूल के अंदर टीचर का क्या रोल है एक हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के। तो सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ होता क्या है। तो देखो भाई, हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है उस पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। जो सब्जेक्ट का नाम होता है वहां से क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होते हैं और मैं उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करती हूँ, सो दैट आगे वाले टॉपिक, जो आने वाले टॉपिक होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल की, हर एक पर्सन की हेल्थ जो होती है वो थोड़ी अलग लेवल की होती है। आपकी हेल्थ अलग है, मेरी हेल्थ अलग है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ अलग है। ये हमारे एज पे, हमारे डाइट पे, हमारी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो हेल्थ जो होती है एक तरीके से रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। बेसिकली यहाँ पर जो एक पूरे कंप्लीट फिजिकल तरीके से, हम फिजिकल कितने फिट हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, सोशल वेलबींग, ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ही हमारा एक हेल्थ वर्ड जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इलनेस, इंक्लूड ओवरऑल फिटनेस। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हमारी जो हेल्थ है वो ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, समाज में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को आगे हम जो है आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर हम चलते-चलते जो है हमारी साँस फूल जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारी प्रॉपर फिटनेस, हमारी हैप्पीनेस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इज़ कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ अगर उसको अच्छा माना जाता है जब आप फिज़िकली भी फिट हैं, खुश हैं, किसी चीज़ की कोई स्ट्रेस नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं है। छोटी-मोटी टेंशन मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, बट मेजर जो होती है वो यहाँ नहीं है। हैप्पीनेस है आपके पास, फिटनेस भी है अच्छी खासी, फिट हैं आप, एंड मेंटली भी आप स्ट्रांग हैं, और आपकी बॉडी एंड माइंड सही तरीके से फंक्शन कर रहा है, दैट मीन्स आपकी हेल्थ बहुत 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 बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैम ये वाला सब्जेक्ट हमारे बीएड में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा ये सब्जेक्ट बनाया गया है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, ये हमारी एक तरीके से हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके बिना कुछ नहीं है। मतलब अगर आपकी सोचो, अगर आपकी हेल्थ ही, पहला वर्ड ही हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो समझ लेना कि आप आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, ना हमारा पढ़ने का मन करेगा, ना हमारा काम करने का, ना हमारा जॉब करने का, ना बिजनेस का। वो नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएँगे? पैसा नहीं कमाएँगे तो ज़िंदगी कैसे सर्वाइव होगी? तो इस प्रकार से ये उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितने कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं, और ये इसीलिए डाला गया है क्योंकि
हम आगे चल के टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे आप में से होंगे जो टीचर्स होंगे भी, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी टीचर बनने की प्रिपरेशन में हैं, तैयारी कर रहे हो, आप लोग टीचर बनने के सपने देख रहे हो, टीचर बनोगे भी एक ना एक दिन। सरकारी बन सकते हो, सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, या आपके ऊपर या आपके जो भी माइंडसेट है उस पर डिपेंड करता है। बट जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करोगे सो दैट आप बच्चे को एक अच्छे से एक एजुकेशन दे पाओगे। और ये सब्जेक्ट हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, ठीक है, जो कि हर एक एज फैक्टर को समझनी चाहिए। अब बात आती है कि जो हेल्थ होती है उसके कौन-कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, तो सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल में क्या होता है, जैसे हम फिजिकल देखते हैं ना, फिट कैसे है, तो यानी न्यूट्रिशन हम किस तरीके से, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी स्लीप जो है वो 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर है या नहीं है, और हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आता है। तो देखो भाई, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बहुत सारी सब्जियां हम नहीं खाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जैसे हरी सब्जियां हमें अच्छी नहीं लगती, हमें दाल मखनी, शाही पनीर, दाल तड़का हो गया, या फिर हमें ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो हमें हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओट्स, ठीक है, और ये सारी चीजें कंज्यूम करनी पड़ती हैं। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वही होता है। एक्सरसाइज भी हमें डेली रेगुलरली 30 to 40 मिनट्स तो करनी चाहिए, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। स्लीप वगैरह है, हाइजीन है, तो ये फिजिकल फैक्टर है। अगर ये सब है तो यानी कि आप फिजिकली फिट है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है हेरिडिटी, एज एंड जेंडर आता है। हेरिडिटी होता है कुछ कुछ चीजें जो होती है हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होती हैं, कुछ चीजें एज के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, और कुछ जेंडर के हिसाब से होती है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को दर्शाते हैं। अब कई बार ना किसी किसी की फैमिली में क्या होता है कि जो शुगर है, ठीक है, वो हमारे दादी या दादा को किसी को अगर होता है तो आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि वो हमारे मम्मी को हो गया, या फिर इस प्रकार से जो है आगे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि आता है क्लीनिनेस, पॉल्यूशन, लिविंग कंडीशंस, कि एक एक्चुअल इंडिविजुअल जो है, एक एक्चुअल पर्सन जो है वो किस तरीके से अपनी साफ सफाई रखता है, अपनी बॉडी की, आसपास वातावरण की, घर में जो है साफ सुथरा रहता है या नहीं, या फिर किस तरीके से। पॉल्यूशन तो है ही है, उसको तो आप कितना ही कंट्रोल करोगे, क्योंकि व्हीकल्स ही इतने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा, व्हीकल्स ज्यादा, पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली ज्यादा है, ठीक है। व्हीकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। लिविंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है हमारी हेल्थ, ठीक है। अगर हम एक अच्छे साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा कम है, तो हमारे को सांस की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, आपने देखा होगा वहां पे सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। सोशल फैक्टर्स में आता है फैमिली, कल्चर, रिलेशनशिप भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अगर हमारी फैमिली में अच्छा बॉन्ड है, अच्छे रिलेशनशिप है, अच्छे कम्युनिकेशंस है, तो उससे हम अच्छा कुछ सीखते हैं। कल्चर भी हम फॉलो करना सीखते हैं स्टार्टिंग से, रिलेशनशिप हमारे अच्छे हैं तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी है। लेकिन अगर हमारी फैमिली में झगड़ा हो रहा है डेली बेसिस पे, तो वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट डालता है। मैं काफी गहराई में आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा रही हूँ, कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उससे आप पे भी इफेक्ट आता होगा, या किसी भी फैमिली के अंदर बच्चे पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे फैमिली का जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है इनकम एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। एक इनकम बहुत मेजर इफेक्ट डालता है हमारी हेल्थ पे, कि इनकम अच्छी होती है तो हमारे घर में डेली बेसिस पे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सब्जियां और काफी कुछ हमारे घर में पड़ा रहता है, तो हम टाइमली अपनी डाइट को फॉलो कर पाते हैं। तो बाहर का खाते हैं तो वो थोड़ा बहुत चलता है, बट साथ साथ हम डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ सही रहती है। लाइफस्टाइल फैक्टर में आता है हैबिट, लाइक डाइट हो गया, एक्सरसाइज, एडिक्शन। एडिक्शन में आपका लाइक जैसे कि सिगरेट्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो स्कूल गोइंग बॉयज़ जो हैं 12-13 ईयर्स एज के जो हैं, वो भी सिगरेट्स पी रहे हैं, मतलब घर वालों से छुपा छुपा के पी रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट हाँ,
काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो वो एक अच्छा फैक्टर नहीं है, वो एक तरीके का एडिक्शन है, वो हम जानबूझ के नहीं होता, बट हाँ, 1-2 बार 1-2 फ्रेंड ने बोला तो चलो ट्राई कर लिया, फिर हमारी एक लत लग जाती है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यानी कि वो हैबिट हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छी हैबिट्स डालोगे तो हेल्थ सही रहेगी। सिगरेट्स वगैरह का एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो बैड इम्पैक्ट डालती है और बहुत ज़्यादा अभी यही हो रहा है। और अच्छी हैबिट्स में आता है कि लाइक आपको सुबह उठ के कोकोनट वाटर हो गया या फिर आपके आलमंड्स हो गए, सोक्ड आलमंड्स हो गए, ठीक है? इस तरीके से आपने जो है ले लिया, फ्रूट्स खा लिए, सुबह उठ के एप्पल खा लिया, शेक पी लिया, ये सारी चीज़ें डाइट अच्छी डाइट से हमारे हेल्थ जो है वो ठीक रहता है और फ्रूट्स वगैरह भी हमारी जो डाइट में जाना चाहिए वो भी होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना मेजर पॉइंट है इसके ऊपर तो मैं 2 पैराग्राफ आपको सुना सकती हूँ। स्ट्रेस्ड है, इमोशन है, मेंटल स्टेट है। आप सोचेंगे कि मैम स्ट्रेस पे आप क्यों इतना डिस्कस कर रही हैं? तो देखो भाई आज के लाइफ़स्टाइल में क्या है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है हर एक फील्ड के अंदर और हम छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना होता। हमें अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है कि अगर हम जॉब करने जा रहे हैं तो हमारे कलीग ने हमें ऐसा बोल दिया या वैसा बोल दिया या हमारे कैरेक्टर पे बात उठा दी या व्हाटएवर हमारे काम को लेके डिग्रेड कर दिया, तो हमें उस चीज़ को लेके स्ट्रेस में नहीं आना। हमें सोचना है कि हमें आगे बढ़ना है और हमारे को अपना कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये छोटे-छोटे मेजर पॉइंट्स हैं, सब अच्छा होगा इन ये सारे फैक्टर अगर बढ़िया है तो हेल्थ समझ लेना ऑटोमेटिकली अच्छी है। रोल क्या है टीचर का? रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम तो हेल्थ अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी। बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि रोल क्या है टीचर का? एक जो टीचर होती है, वो स्कूल के अंदर हेल्थ प्रोग्राम को लेके क्या रोल निभाती है? तो सबसे पहला हेल्थ अवेयरनेस टीचर आपको क्या सिखाती है? मतलब आप भी अगर बच्चों को जाओगे मैं इस तरीके से भी पढ़ा रही हूँ कि आपको कल को मैं ना 2 तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप टीचर तो बनेंगे ही, डेफ़िनेटली बनेंगे, तो आप बच्चों को किस प्रकार से समझाएँगे? कई बार क्या होता है हम टीचर बन जाते हैं, हमें टॉपिक आता भी है लेकिन हम समझा नहीं पाते। तो वो वाली क्रिएटिविटी भी मैं आपके अंदर अभी जगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने पढ़ाना का बहुत इच्छा है, वो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं बट वो उस टाइप का एग्ज़ाम्पल या उस तरीके से समझा नहीं पाते, तो मैं आपको उसी टाइप से समझा रही हूँ ताकि आप कल को अपने स्टूडेंट को जब ये टॉपिक या ये चैप्टर या लेसन पढ़ाओ तो आप समझा पाओ उनको, ठीक है? और आपका भी अगर कल को इंटरव्यू होगा, डेमो होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस कल को आप टीचर बनोगे तो आपको बच्चों को क्या सिखाना है? हाइजीन कैसे मेंटेन होती है? न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी, सेफ्टी पर्पस कैसे आपको फ़ॉलो अप करने हैं, ठीक है? हाइजीन आप खुद भी टीचर बन के जाओगे, साड़ी-वाड़ी रैप करके जाओगे एंड उसके बाद बच्चों को भी आप बताओगे कि किस तरीके से आपको सुबह डेली ब्रश करके, नहा धो करके अच्छे से आना है वेल प्रिपेयर होके। इस तरीके से आप हर बच्चे को जो है समझाओगे। न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे कि भई आपको सुबह उठ के जो है कई बार क्या होता है कि हम फास्ट फूड की तरफ से बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं। तो ट आप क्या बताओगे बच्चे को कि सुबह उठ के आपको मैगी-वैगी नहीं खानी, स्कूल में आपको ठंडी मैगी लेकर नहीं आनी। इट्स जस्ट अ एग्ज़ाम्पल ठीक है? इस तरीके से आपको फ्रूट्स खाने हैं स्कूल में भी आप एक बाउल जो है एक लंच बॉक्स आपका फ्रूट्स का होना चाहिए, एक आपका नॉर्मल चपाती या फिर जो भी आप सब्जी लाना चाहते हो। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन अगर पूरा है, आप सिखाओगे बच्चे को तो बच्चा बड़ा सुनेगा आपकी बात को ध्यान से और वो मानेगा भी। आपने काफ़ी सारे बच्चों को समझाया। ऑर्गेनाइज़ एंड असिस्टिंग इन हेल्थ चेकअप डेली बेसिस पे हम ये भी हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है टीचर का रोल ही यही है कि डेली बेसिस पे हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उसको असिस्ट करना, ऑर्गेनाइज़ करना। जब मैं भी स्कूल जाया करती थी तो लाइक मतलब इतना अच्छा लगता था ना कि स्कूल जाते ही हमारे नेल्स चेक होते थे, ठीक है? आजकल तो गर्ल्स जो हैं उनका एक ट्रेंड चल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? हर एक चीज़ का समय होता है और हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो नेल एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है अभी, ठीक है? तो मतलब ट्रेंड में भी है, इंस्टा पे रील्स भी आती रहती है। बट अगर मैं बात करूँ स्कूल टाइम की तो हम लोग स्कूल में हमारे नेल्स कट होने चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप होने चाहिए हम। स्कूल में जब हम जाया करते थे, तो लड़कियों को 2 चोटी बनानी होती थी, नहीं तो फाइन लगता था, ठीक है? तो इस तरीके से ड्रेस कोड भी था। तो
टीचर का रोल क्या है? कल को आपको भी एक-एक चीज़ को चेक आउट करना है, हर एक बच्चे को अच्छे से बताना है, समझाना है, उसको चेक आउट करना है और हेल्थ के चेकअप्स जो डेली बेसिस पे होते हैं। क्लीनलीनेस मेंटेन करना एंड सेफ स्कूल एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है हम अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को, उसके वातावरण को जो है नुकसान पहुँचा देते हैं। कई बार क्या होता है स्कूल के बच्चे नल के उतार के घर ले आते हैं, ठीक है? आप सोचोगे मैम ये ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल, जी हाँ, मैं क्लासेस आज तक ले रही हूँ और बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ और मेरे साथ बच्चे जो है बिल्कुल फ्रैंक हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैम ऐसे-ऐसे हमने देखा था। स्कूल से ये उठा लिया, वो उठा लिया। कुछ बच्चे नहीं उठाते बट कुछ उठा भी लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे अपने स्कूल को वातावरण को सही रखना है, बिल्कुल सेफ रखना है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट। टीचर को बच्चे को जो है अच्छे से काउंसलिंग देनी है कि अगर वो इन फ्यूचर अगर 12th क्लास में है या 10th क्लास में, तो उसको आगे का फ्यूचर भी साथ-साथ बताए। हफ्ते में 1-2 क्लास ऐसी भी ले जिससे बच्चा मोटिवेट हो और कहीं न कहीं आप भी बच्चे को समझाओगे कि किस तरीके से जो है गाइडेंस देनी है। अच्छे से उसको क्लियर वे में समझाना है। अगर किसी बच्चे का डाउट भी है तो उसे पोलाइट वे में समझाना है, बिल्कुल पोलाइट वे में। उसके बाद आता है इनकरेजिंग फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट। और बच्चे को इनकरेज भी करोगे आप, और बच्चे को इनकरेज करना है फिजिकल एक्टिविटीज को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। आज के दौर में तो लाइफ भागती जा रही है और हम पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर आज हम इस मुकाम पे हैं, तो हम कल के इस मुकाम पे कैसे पहुँचे? भागते जा रहे हैं, बट हम अपने शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे इतना ध्यान नहीं है। जब हम भी स्कूल जाया करते थे, तो हमारा को एक्टिविटी पीरियड डेली एक ना एक तो होता था, स्पोर्ट्स का, योगा का, इस तरीके से, ताकि हमारी बॉडी की फिज़िकल फिटनेस जो है वो बनी रहे, ठीक है? तो क्या है कि आपको बच्चे को इनकरेज करना है, क्योंकि आप एज अ टीचर ही तो काम कर रहे हैं ना, और आप समझो कि आप टीचर हो तो आपका ये रोल है, ठीक है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए। बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन, पहचानना है हेल्थ के प्रोग्राम को बहुत जल्दी। फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, बेसिस हर बच्चे को बोलना कि अपने फर्स्ट एड जो है वो घर पे भी बना के रखे। स्कूल में तो टीचर्स बनवाएंगी, आप भी कल को बनवाओगे, क्योंकि इन फ्यूचर एक तो क्लासरूम में पढ़ाई होता है, ताकि जो है कल को ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर पाएँ। कोऑर्डिनेटिंग विद पेरेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो टीचर्स हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगी बच्चों के साथ, ठीक है? कि इस तरीके से जो है, और उनके हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेके। कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हो, इन शॉर्ट आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन मीनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव, रिलेशन विद जनरल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एजुकेशन है, पढ़ाई है ऐसी, नाम से ही समझ रहा है, फिजिकल। फिजिकल की पढ़ाई कराई जा रही है, आपको शिक्षा दी जा रही है कि किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज और गेम, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। आप सोचो कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्या हो रही हैं? हर इंसान को हम सुनने में आता है 30 की एज के बाद जो है वुमेन को जो है जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, 40s तक और दिक्कत, 50 तक तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी खत्म ही है समझो। ऐसा क्यों है? ये उनके लिए है जो फिजिकल एक्टिविटी को प्रेफ़रेंस नहीं दे पा रहे हैं, गेम स्पोर्ट्स में काम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे। डेली हमें, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, हमें डेली बेसिस पे वॉक करनी चाहिए। मिनिमम 40 मिनट्स तो करनी चाहिए, मैक्स की तो आप पता ही है, मैक्स आप कर सकते हो 1 आवर तो कर सकते हो। ये भी नहीं कि सारा दिन आप वॉक ही करते रहो, वो भी बात नहीं है। बट एजुकेशन जो है, फिजिकल एजुकेशन, वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अगर आज हम फिजिकल फिट नहीं है तो समझ लेना बीमारियां हमें जल्दी से जल्दी पकड़ लेती हैं। हम इनटेक तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कैलोरीज़ बर्न करते जा रहे हैं, ठीक है? कैलोरीज़ लेते जा रहे हैं, कैलोरीज़ बढ़ती जा रही हैं, घटा नहीं रहे। क्यों? सुबह उठे पराठे खा लिए, दोपहर में भी कुछ हैवी खा लिया, छोले-भटूरे खा लिए, शाम में तो और हैवी खा लिया, ठीक है? नान खा लिए या फिर कुछ और हैवी खा लिया, और वर्कआउट क्या किया? खा के सो गए, और डेली यही चल रहा है। तो इससे क्या होगा? ठीक है? इन फ्यूचर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है? बॉडी में बीमारियाँ लगेंगी, ये सारी चीज़ों से क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तभी हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, फिज़िकल एजुकेशन, कि आप भी टीचर बनने वालों ये समझो,
और आगे स्टूडेंट्स को भी समझाओ अच्छे से। एम एट द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्किल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी। जो हमारी फिटनेस है ना, वही हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाती है। आज हम कहीं बाहर निकलते हैं, हम इतने हेल्दी हेल्दी लोग देखते हैं जिनका टमी बाहर निकला हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ हम कैलोरीज बढ़ाते जा रहे हैं और वर्कआउट की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इंक्लूड एक्टिविटी दैट इम्प्रूव बॉडी हेल्थ, कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन, कंट्रीब्यूट टू फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, हमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, फिजिकल फिटनेस पे, सो दैट हमारी मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट हो और हम दिमाग से और फिजिकली फिट रहें। नेक्स्ट आता है फिजिकल एजुकेशन के मकसद क्या है। सबसे पहला एम आता है फिजिकल डेवलपमेंट। हमारी स्ट्रेंथ जो है, फिटनेस जो है वो डेवलप्ड हो, क्योंकि ये डेवलप होगी तो दिमाग सही से काम करेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देती हूँ। होता पता है क्या है, आप कभी भी अपनी लाइफ में आजमा के देखना कि जो लोग काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस जाते हैं, उनका जो रूटीन होता है, मतलब एक्सरसाइज का एंड वॉक करने का, वो छूट जाता है बिल्कुल। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, बट आपको टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप अच्छे से अम, अपने वर्क को कर पाएंगे और इन फ्यूचर भी बच्चे को आप समझा पाएंगे, ठीक है? तो मेजर जो है दिक्कत होती है वो ये होती है कि अगर मान लो, अगर आपने 6 मंथ से, या 6 मंथ ही ले लेती हूँ मैं एग्जांपल, 6 मंथ भी ज़्यादा है, बट 3 मंथ्स 6 मंथ्स अगर आपने कोई वॉक नहीं करी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, अगर आप खा रहे हैं तो आपका टमी बाहर आ जाएगा। और नहीं भी आया, आपकी हेल्थ मतलब बॉडी जो है वो वेट नहीं बढ़ा रही, तो वो एक अलग केस है। वो 2-4% के केस में होता है, लेकिन मोस्टली वेट बढ़ जाता है हम बैठे-बैठे जो है, या फिर हमें कोई ना कोई बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, सर दर्द रहने लगेगा या फिर ब्लोटिंग होने लगेगी या फिर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाएगी जो हमने सोची नहीं है। बट आप आज़मा के देख लेना कि जब आप वॉक करना स्टार्ट करोगे ना, मतलब जब भी 6 मंथ्स बाद भी आप स्टार्ट करोगे, आप खुद देखना आपका माइंड अपने आप चलने लगेगा। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स आप आज़मा के देख लेना एक बारी, और ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट में आता है कि कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। फिर वही बात आ गया कि अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, आप वेल प्रिपेयर्ड है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका कंसंट्रेशन भी जल्दी इंप्रूव होता है। आजकल हमारा, हम कोई भी चीज रखते हैं भूल जाते हैं, वो क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारी एक्सरसाइज ही नहीं है, हम वॉक ही नहीं करते हैं, डिसीजन मेक भी हम जल्दी नहीं ले पाते। सोशल डेवलपमेंट जैसे आता है टू डेवलप टीम वर्क, कॉर्पोरेशन, लीडरशिप, ये सब आता है। नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। ये नहीं कि हर छोटी बात पे रो लेना है और अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना है। मोरल डेवलपमेंट में आता है डिसिप्लिन को डेवलप करना, फेयरनेस एंड स्पोर्टमैनशिप मेजर करना। नेक्स्ट आता है फिजिकल एजुकेशन के ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ उद्देश्य हैं। फिर वही है कि फिजिकल एजुकेशन आपको जो पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है एज अ टीचर, या फिर आप एज अ स्टूडेंट भी समझ रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो बट अभी आप फ्यूचर टीचर के राह पे चल रहे हो, तो आपको दोनों तरीके से बातों को समझना है कि फिजिकल एजुकेशन का मकसद क्या है, कि हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट प्रमोट करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी है। और अब जो है, जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से हम जिम वगैरह या फिर कोई भी वॉक वगैरह, कोई ना कोई एक्टिविटी हमें जरूर स्टार्ट करनी है, और आज से और अभी से करनी है, टू डेवलप मोटर स्किल एंड फिजिकल एबिलिटीज। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन हमारे अंदर एक तरीके से मोटर स्किल भी डेवलप करता है, फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाता है, पार्टिसिपेशन इन गेम एंड स्पोर्ट को इनकरेज करता है। कि अगर आप योगा करते हैं या फिर आप फिजिकल कोई भी वॉक करते हैं या फिर कोई भी काम करते हो, जैसे कि लेट सपोज आप अ, कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका गेम्स और स्पोर्ट्स के प्रति पार्टिसिपेशन को लेके इंकरेजमेंट होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, वैल्यूज भी बिल्ड होंगी, स्ट्रेस रिड्यूस होएगा एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। सबसे पहली बात तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, बैलेंस बना रहेगा, टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें प्रिपेयर करना है बच्चों को ताकि वो एक्टिव रहें, हेल्दी रहें, उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी रहे। ये चीजें हमें बच्चों को सिखानी है। अब आता है डिफरेंस, आ जाता है फिजिकल और जनरल एजुकेशन के बीच का। तो देखो भाई, एक सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। फिजिकल एजुकेशन मतलब है फिजिकल फिटनेस एंड स्किल हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा है चाहे वो टीचर है।
एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रैक्टिकल इसका नेचर होता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जो आप चीज कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको समझा रही हूँ वॉक करनी चाहिए और आपने बस जो है मन में सोच लिया आप वॉक कर रहे हैं, वो नहीं। आप प्रैक्टिकली कर पाओगे, उसको करोगे, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन आप कर पाओगे। बॉडी एंड हेल्थ डेवलप होगी, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी हर एक इंडिविजुअल की, क्योंकि यही हमारा गोल है। नेक्स्ट आता है जर्नल एजुकेशन। जर्नल एजुकेशन समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में। आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 60s की एज में है, 70s की एज में है और आज भी उनको कोई बीमारी नहीं है। रीजन क्या है पता है? रीजन यही है कि हम जो गलतियां होती है ना वो नहीं करते वो, यानी कि वो उनका वॉक करना बिल्कुल तय है, भले ही वो 20 मिनट्स वॉक कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट उनको बीमारी अगर 70 की एज में भी नहीं है। हमारे जो नाना वगैरह परनाना वगैरह थे वो 90s की एज में गए हैं, ठीक है, 100 की एज में गए हैं और बिना किसी बीमारी के गए हैं। और आज हर एक इंसान अपनी बीमारी से मर रहा है। बीमारी से छोड़ो, रात को सोया 20s की एज में आज इंसान मर रहे हैं, सोए सोए मर रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना है, हम टेंशन इतनी ले लेते हैं, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से जो है अटैक आ जाता है, ठीक है। या फिर किसी चीज का गम लगा लिया, किसी चीज का कुछ पता ही नहीं है, बॉडी में वर्कआउट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ये छोटे छोटे जो है केसेस मैं आपको समझा रही हूँ जो डेली लाइफ के हैं, कि इंसान रात को सोया सुबह नहीं उठा, ये बेस्ट एग्जांपल है। और ये रीजन ही इसी वजह से है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि हमारे को सिर्फ स्ट्रेस है, हमारा लाइफस्टाइल पूरा ही ऊपर नीचे बैलेंस अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 70s की एज में है बट स्टिल आज वो वॉक कर रहे हैं 20-30 मिनट जो भी है, फिजिकली भी फिट है, क्योंकि वो अपना टाइम से खाना खा लेते हैं। उन्हें पता है कि सूरज डूबने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो पहले ही खा लेते हैं, सूरज डूबने के बाद का इंतजार नहीं करते हैं। आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, 10 बजे तो खाना बनेगा, 11 बजे हम खाएंगे, तो भाई डाइजेस्ट कब होगा? बॉडी कब डाइजेस्ट करेगी? बॉडी का भी अपना समय है, आपका समय है, तो बॉडी भी अपना डाइजेशन देखती है ना। तो एक सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। अब क्या है, जर्नल एजुकेशन में आता है इंटरेक्चुअल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट की। एक पर्सन की इंटरेक्चुअल और ओवरऑल डेवलपमेंट जर्नल एजुकेशन में आती है, जो कि थियोरिटिकल है और एकेडमिक है। ये जर्नल एजुकेशन जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो जर्नल है। बट जो चीज फिजिकली हो सकती है, फिजिकल फिटनेस होना, स्किल होना, एबिलिटी होना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि उनको योगा आती है या फिर उनको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी आती है, दैट मीन्स वो फिजिकल एजुकेशन है। और जर्नल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये नॉलेज एंड थिंकिंग को डेवलप करता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको चीजें सीखने को मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, आप सोच रहे हो उसके बारे में, हाँ ऐसे भी हो सकता है या ऐसा भी करा जा सकता है। तो इसका गोल क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है हर एक डेवलपमेंट इंडिविजुअल की। रिलेशनशिप की बात करें तो फिर वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, इन शॉर्ट में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट ना वैसे उनके लिए होता है जो डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहे, उनके लिए शॉर्ट मतलब बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है पोस्चर क्या होता है, मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चर डिफॉर्मेलिटीज एंड द मैनेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्चर जो होता है वो हमारा जो है हमारे बैठने, उठने पे, हमारे मूव करने पे डिपेंड करता है। तो रेफर्स टू द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करते हैं, जब हम खड़े होते हैं या फिर हम बैठे होते हैं या फिर हम मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे पोस्चर अलग अलग होते हैं। तुमने देखा होगा कभी कभार किसी किसी कोई कोई बैठता है झुक के बैठता है, या कोई कोई चलता है तो वो नीचे की तरफ झुक के चलता है, क्योंकि उसने अपना पोस्चर जो है खराब कर लिया है, क्योंकि उसने योगा नहीं करी, ठीक है। तो इससे पोस्चर खराब हो जाता है। या हम झुक के बैठ रहे हैं, टेढ़े बैठ रहे हैं, या हम सही पोस्चर में नहीं बैठ रहे, जिसकी वजह से हमारी जो है वो झुक जाती है, बॉडी जो है, जो हमारी बैकबोन है वो सीधी नहीं रह पाती है। तो इट इन्वॉल्व प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट लाइक हेड, स्पाइन, शोल्डर एंड लिम्स। गुड पोस्चर इंश्योर्स बैलेंस एंड एफिशिएंट बॉडी फंक्शन। की हमारी बॉडी अगर अच्छे से सही तरीके से बैलेंस्ड है और एफिशिएंट वर्क कर रही है तो वो पोस्चर हमारा सही होता है, ठीक है। और जिनके पोस्चर थोड़े खराब भी हो जाते हैं बैठे बैठे या फिर खड़े खड़े, तो वो भी ठीक हो जाते हैं, बट उनको 6 मंथ्स मिनिमम जो है वो अपनी बॉडी को वर्कआउट करना पड़ता है, तो वो पोस्चर ठीक हो जाता है। गुड पोस्चर जो होता है उसकी वैल्यू क्या है? काफी वैल्यूज है, क्योंकि जब हम चलते हैं या बैठते हैं
तो हम डिसेंट वे में दिखाई देते हैं, सही लगते हैं और हमारी बॉडी फिजिकल फिट रहती है और वो चीज़ अपीयरेंस में दिखाई देती है। बॉडी बैलेंस मेंटेन रहती है क्योंकि यहाँ लिखा है की बॉडी प्रॉपरली अलाइंड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ तो आता है प्रिवेंट फटीग, रेड्यूस अननेसेसरी स्ट्रेन और मसल्स जो होती हैं, ठीक है। मतलब गुड पोस्चर की वैल्यू यही है, हमारे अननेसेसरी स्ट्रेन को कम करता है, अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, हम कॉन्फिडेंस दिखते हैं और हेल्दी लुक दिखता है हमारा। अगर हम झुके झुके ऐसे झुके हुए बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बंदा बीमार है, हेल्दी नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है। एक हेल्दी लुक तो वही है कि हमारा पोस्चर ठीक है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं, खड़े भी बिल्कुल सीधे होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स और डाइजेशन अच्छे से इंप्रूव रहता है। इंजरीज को प्रिवेंट करता है, जो हमारे पेन का जो रिस्क है ना उसको कम करता है। बॉडी प्रॉब्लम जो होती है ना, दर्दें जो आजकल सबसे ज्यादा हो रही हैं, घुटना दर्द कर रहा है, घुटने लोग बदलवा रहे हैं, कमर में दर्द रहने लग गई है क्योंकि हम सही पोस्चर में नहीं बैठे ना, हम झुक के बैठे हैं, विदाउट पिल्लो बैठे हैं, कई देर तक एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो कहाँ से पोस्चर ठीक रहेगा। तो ये जो है वो गुड पोस्चर वाले पॉइंट्स हैं कि अगर पोस्चर अच्छा है, अगर आप फिजिकली फिट हैं, अच्छे से योगा करते हैं, फिजिकल फिट हैं, तो समझ लेना कि आपके लंग्स और डाइजेशन, एक तरीके से लंग्स सही तरीके से काम कर रहा है, डाइजेशन भी ठीक है। इंजरीज को भी प्रिवेंट करता है गुड पोस्चर, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ डेली एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देगा। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेलिटीज में आता है, कुछ दी गई हैं यहाँ पे, हंचबक हो गया, स्पे बैक हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ अपर स्पाइन, एक्सेसिव इनवर्ड कर्व ऑफ लोअर स्पाइन, ठीक है, लॉर्डिसिस जिसे बोलते हैं। और साइड वे जो कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है वो सिलोलिस हो गया, फ्लैट फुट हो गया, जिसमें क्या होता है नॉर्मल आर्च इन द फुट की कमी होती है। नॉक नीज में क्या होता है, नीज टच ईच अदर, टच करने लगते हैं वाइल एंगल रिमेन अपार्ट। बो लेग्स में क्या होता है, लेग कर्व आउटवर्ड क्रिएटिंग गैप बिटवीन नीज, और जो हमारी नीज के बीच में गैप बनने लगता है उसे हम बोन लेग्स बोलते हैं। ये जो है दिक्कतें जो मैंने आपको बताई हैं, जो गैप आ जाता है या हम झुक के बैठ रहे हैं या हमारा इस तरीके से जो है नॉर्मल टेक्सचर नहीं है, तो ये नाम दिए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में रेगुलर एक्सरसाइज, हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग हम नहीं करते, ठीक है, जिससे अकड़न आ जाती है बॉडी में। करेक्ट सिटिंग होनी चाहिए, स्टैंड खड़े होने की भी एक हैबिट होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में योगा, स्पोर्ट, ड्रिल ये सब करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप कराने चाहिए। यूज ऑफ स्पोर्ट्स एड जैसे ब्रेसेस, स्पेशल फुटवियर अगर कोई चाहिए तो वो ले लें ताकि बैलेंस बन जाए, और जब बन जाए तो हटा दें। स्पोर्ट्स एड्स हो गया। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए बोन्स को एंड मसल्स हेल्थ। कंक्लूजन वही है, शॉर्ट में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेबल डिसीजेज, मीनिंग, फीचर, मोड्स ऑफ ट्रांस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है, उसके फीचर्स क्या है, मोड क्या है, किस तरीके से वो फैलता है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज की, जो एक से दूसरे को लग जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, caused by microorganisms such as bacteria, virus, fungi, parasites। तो जैसे क्या होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारे जो है कॉजेज है, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, एयर के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाती है, वाटर के द्वारा हो जाती है, अगर हमने किसी का जूठा पानी पी लिया या फिर हमने जूठा खाना खा लिया, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कम्युनिकेबल डिसीजेस लग जाती है। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहला आता है इन्फेक्शियस नेचर का होता है, कॉज बाय पैथोजेंस, ये हमारे पैथोजेंस के द्वारा देखा जाता है, जैसे जर्म्स वगैरह होते हैं ना, वो उससे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिटेबल में आता है कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, ये एक तरीके से उसमें आता है, जैसे कि ये ना स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड होता है, कैन बी इफेक्टेड, इफेक्ट होता है, जिसको बीमारी लगी है एक हेल्दी पर्सन में आ जाता है, उसको हम ट्रांसमिसिबल कहते हैं।
इंक्यूबेशन पीरियड में आता है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिस्टम, यानी कि कहने का मतलब है ये एक तरीके से कैसे स्प्रेड होता है टाइम बिटवीन, कब फैलता है इन्फेक्शन से लेकर के जब हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, उसके अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, उनके बीच के टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि फीवर होना, कफ होना, वीकनेस होना, ये वेरी करता है डिसीज के अकॉर्डिंग, बीमारी के हिसाब से ये वेरी करता है। उसके बाद आता है प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोलेबल, इसको रिड्यूस किया जा सकता है प्रॉपर मेजर्स के साथ। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिट नहीं होने देंगे और अपना जो है झूठा खाना पीना और किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हम किसी को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है, एयरबोनी में आता है स्प्रेड थ्रू कफिंग, कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा कोल्ड फ्लू ये फैल जाता है। वाटर बॉनी में आता है जैसे कॉलेरा वगैरह, ये जो कंटेमिनेटेड होता है वो वाटर के द्वारा होता है। और इसमें आता है फूड बॉर्न में आता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, यानी ये फूड पॉइजनिंग वगैरह फूड के द्वारा होता है। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है जो फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट माना जाता है, तो वो भी एक बीमारी लग जाती है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, उसके साथ बैठे, ठीक है, या फिर हमने हाथ मिलाया, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और इस तरीके से है जो फैल जाता है। वेक्टर बॉर्नी में आता है थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, ये सब आपने सुने होंगे, इस तरीके से बीमारी फैलती है। इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस, आपको टेस्ट कराने हैं, ट्रीटमेंट्स लेने हैं, आइसोलेशन होना है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, साफ सुथरे तरीके से खाना पीना खाना है, साफ सुथरे तरीके से कपड़े पहनने हैं, वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मेंटेन रखना है, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि जो हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो एक तरीके से हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। प्रिवेंशंस क्या है कम्युनिकेबल डिसीजेज की, कि हम कैसे बच सकते हैं उससे, हमें हाथ धोते रहना है, हैंड वॉश करना है, क्लीननेस मेंटेन करनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, पर्सनल वाला, ठीक है, हमें साफ सुथरा पानी पीना है, क्लीन वाटर इनटेक करना है, और साथ ही साथ जो है प्रॉपरली कुक फूड हमें खाना है, हाइजीन फूड खाना है, बासी या कई दिनों का फूड, पैक फूड नहीं खाना, क्लोज कांटेक्ट हम अवॉइड करना है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, मॉस्किटोज नेट हम यूज कर सकते हैं एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड रेगुलरली। तो इस तरीके से है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा था ये टॉपिक, ये कम्युनिकेबल डिसीजेज बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं और अगर हमें इसकी बारे में जानकारी होगी तो हम कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों से बच सकेंगे एंड आगे भी स्प्रेड नहीं करेंगे और आगे भी इसको नॉलेज दे पाएंगे। बाकी इन शॉर्ट आप बना करके यहाँ से लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, क्वालिटीज क्या है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एड का मतलब क्या है। फर्स्ट एड जो होता है रेफर्स टू द, ये हर एक किसी के घर में होना आवश्यक है, क्लासरूम, हर एक क्लासरूम में होना जरूरी है, नहीं तो फिर हम स्टाफ रूम की तरफ भागते हैं। refers to the immediate and temporary केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन। बेसिकली होता क्या है, जो इमीडिएट हमें उस चीज़ का सोल्यूशन मिलता है, टेम्परेरी केयर हमें मिल जाती है फर्स्ट एड से, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सामान वो वाला होता है जो हमें इंस्टेंट जो होता है कुछ टाइम के लिए राहत दे देता है, जो कि इंजर्ड या फिर सिक पर्सन है। प्रोवाइडेड बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल, यानी कि मेडिकल जाने से पहले पहले आप अपने आप को टेक केयर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे कि ब्लड आना, कट लगना, ठीक है, चोट लगना, ठीक है, दर्द उठना, ये सब चीज़ों पे आप जो है मरहम लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते हैं। एंड एम टू प्रिसेव लाइफ, लाइफ भी बच जाती है, फ्यूचर हार्म प्रिवेंट हो जाता है, प्रमोट करता है रिकवरी को। फर्स्ट एड के ना कुछ स्कोप हैं, जैसे कि सबसे पहला स्कोप अगर मैं बात करूँ तो वो आता है एक्सीडेंट, जैसे कट लगना, बर्न होना, कुछ जलना, फ्रैक्चर होना, ब्लीडिंग होना, तो उन इंस्टेंट वो फर्स्ट एड का मटेरियल हमारे बॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए, जैसे बैंडेज हो गई, टेप हो गया, ठीक है, डॉक्टर टेप हो गया, सीजर हो गई, ठीक है, पट्टी हो गई, ये सारा सामान जो है, डिटॉल हो गया, ठीक है, काफी सारा सामान फर्स्ट एड के बॉक्स में होना चाहिए। सडन इलनेस जो हो जाती है, हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, इमरजेंसी सिचुएशन जैसे रोड का एक्सीडेंट में हम गिर गए हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, ये सब चीजें, डिजास्टर सिचुएशन में जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एक्सीडेंट्स, ये सब जब हो जाते हैं तो ये स्कोप है फर्स्ट एड के। स्कूल में सिचुएशन जैसे प्लेग्राउंड इंजरी लग गई, हमारे घुटने पे चोट लग गई,
हाथ के कोने पे चोट लग गई, हम गिर गए, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो फर्स्ट एड हमें थोड़ा राहत देगा। ट्रांसपोर्टेशन केयर में भी काम करता है, जो हमारी शिफ्टिंग होती है इंजर्ड पर्सन टू हॉस्पिटल, वो भी सेफ मानी जाती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए राहत है। उसके बाद है तो क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं फर्स्ट एडर की। तो सबसे पहला नॉलेजेबल है, बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड प्रोसीजर्स। ये हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है, क्योंकि आज आप ये सब पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, कल को आप एज अ टीचर बच्चों को बताओगे, और अपनी अगर आप किसी भी क्लास के क्लास टीचर बनेंगे तो इनफैक्ट आप एक ना एक अपने क्लासरूम में फर्स्ट एड ज़रूर किसी ना किसी से बनवाएंगे, 2 बच्चों को बोलेंगे बट बनवा के अपने क्लासरूम में रखें, ताकि जो इमरजेंसीज़ हैं उसमें वो प्रोटेक्शन मिल जाए। काम एंड कॉन्फिडेंस रहता है, डज़ नॉट पैनिक इन इमरजेंसी। हमें इमरजेंसी में पैनिक नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग टीचर्स बन जाते हैं बट अभी भी हमारे में बचपना होता है। सबकी बात नहीं करी बट स्टिल कुछ चीज़ें हमें टाइम के साथ बदलनी पड़ती है। अगर हम ही इमरजेंसी में पैनिक हो जाएँगे तो बच्चा तो और डरेगा, हमें खुद पैनिक नहीं होना और ना ही बच्चे को होने देना है। ठीक है? तो मैं साथ-साथ वो वाले टॉपिक्स भी करा रही हूँ, इन फ्यूचर आप बच्चे को कैसे पढ़ाएँगे, कैसे समझाएँगे और क्या-क्या चीज़ें आपको समझनी है। और ठीक है, सिम्पैथिक एंड केयरिंग शोज़ कंसर्न फॉर द इंजर्ड पर्सन। आपको एक तरीके से कंसर्न शो करना है, इंजर्ड पर्सन को लेके हँसना नहीं है या फिर उसका मज़ाक नहीं उड़ाना। कई बार हम मज़ाक बहुत उड़ा लेते हैं, वो नहीं। अलर्टनेस रहनी चाहिए, कंडीशन जो है हमारी ऑब्ज़र्व करनी चाहिए हमें कंडीशन केयरफुली कि सिचुएशन हुई क्या है। एंड फर्स्ट एड के साथ हमें जो बनाया है, हमें ये भी पता होना चाहिए किस चीज़ पे क्या कब लगाना है। रिसोर्सफुल जो है, यूजेस अवेलेबल मटेरियल जो होता है वो इफेक्टिवली होना चाहिए। पेशेंट जो है हैंडल सिचुएशन केयरफुली विदाउट हेस्टेट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक प्रॉपर एक्शन अंटिल हेल्प अराइव। यानी कहने का मतलब है कि हमें पेशेंस बनाए रखना है, यानी कि कई बार जब चोट लग जाती है हम हड़बड़ा के उस बंदे पे ही चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे टीचर को कई बार गुस्सा आ गया कि भाई तुम भाग क्यों रहे थे, या फिर तुम गिर क्यों गए, या फिर तुम्हें चोट कैसे लग गई, तुमने ऐसा क्यों किया। देखो भाई, जो हैपनिंग होनी है वो तो होके ही रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। बट हाँ, टेक केयर जरूर किया जा सकता है, हम बच्चे को प्यार से समझा सकते हैं, ना कि उस टाइम पे हमें पेशेंस बना के रखना होगा। उससे वो काफ़ी चीज़ें सिचुएशन को हमें डील करना है, क्योंकि हम एज़ अ टीचर जो है वो उसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और हमें खुद भी अपने घर में भी एज़ अ टीचर, एज़ अ मदर या एज़ अ वाइफ हर चीज़ को, सिचुएशन को जो है सही तरीके से हैंडल करना है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, कॉन्क्लूजन आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योगा का। योगा का मतलब क्या है, इसका एम क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है। तो देखो भाई, योगा जो है ना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। तो देखो भाई, योगा जो है ना, योग जो है, आपने देखा होगा पहले के टाइम में टीवी वगैरह जब हम चलाते थे, तो हमारे जो पेरेंट्स की बात करें तो उन लोगों ने देखा होगा कि लाइक बाबा रामदेव जो है वो योग सिखा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले भी प्रचलन चल रहा था योगा का, लेकिन अभी क्या है कि योगा हम करते तो हैं, लेकिन काफी लोग जो है जिम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। बट मेरे हिसाब से योगा इज दी बेस्ट, क्योंकि ये आपके माइंड को और बॉडी को काफी रिलैक्स करता है। रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको कराता है। एंड ओरिजिनेटेड जो ये ओरिजिनेट हुआ था इन इंसिडेंट इंडिया फॉर अचीविंग हार्मनी। ये हार्मनी को अचीव करता है बिटवीन बॉडी एंड माइंड, ठीक है। माइंड और बॉडी के बीच का जो कनेक्शन है उसको बिल्कुल एकदम फिट बिठा देता है। और प्रैक्टिस इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि आसन हमें आने चाहिए। कुछ आसन जो है वो बेसिक है, जैसे प्राणायाम, ब्रीथिंग हो गया, मेडिटेशन, ये सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। लाइक अगर हम पर डे दिन में सुबह उठ के योगा करते हैं 30 to 40 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 1 आवर या 1.5 आवर्स भी योगा करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो देखो कितनी शांति मिलेगी ना दिमाग को, हमारा दिमाग इतना शांत रहता है। एंड ब्रीदिंग सिस्टम हमारा जो है वो इनकरेज होता है। ओवरऑल वेलबींग इससे सही रहती है, इसका मकसद है योगा का, और बैलेंस लाइफस्टाइल रहता है। तो भाई मेरे को तो काफ़ी सही लगता है योगा, और मैं योगा मैंने काफ़ी टाइम किया भी है। इनफैक्ट अभी थोड़ा छूट गया है मेरा, क्योंकि बस ऐसे ही बस कि लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अभी मैं एग्ज़ाम वगैरह ये क्लासेस वजह की वजह से थोड़ा-सा योगा नहीं कर पा रही, बट स्टिल मैं अभी दोबारा जॉइन करूँगी। बट मैंने काफ़ी टाइम योगा किया, मुझे बहुत मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है। मेडिटेशन भी हम लोग करते रहते हैं, आप लोग भी किया करो। और इनफैक्ट आपको अपने स्टूडेंट्स को आगे भी गाइड करना है कि आप योगा वगैरह जो है आपको भी आनी चाहिए, इन फ्यूचर आप किसी को सिखा सको, अपनी क्लासेस भी आप उससे कर सकते हो।
योगा के एम्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो एम है वो है फिजिकल हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ सही रहती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी के अंदर, फिटनेस आती है। अगर आज हम कोई किसी ने आज तक कभी योगा नहीं किया और उसको हम सीधा बोल दें कि आपको भांगड़ा करना है, ठीक है, तो जो हमारी लेग है वो ऊपर तक नहीं उठेगी, क्योंकि भांगड़ा में करने के लिए लेग ऊपर तक उठानी पड़ती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है। अगर हमने योगा कर रखा है तो बॉडी हमारी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहती है, कैसे भी मोड़ लो, कैसे भी कर लो, फिटनेस भी हमारी मेंटेन रहती है। मेंटल पीस की बात करूँ तो इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंजाइटी हो गई, हमारी जो डर लगता रहता है कि आप कैसा होगा। कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, स्ट्रेस बना रहता है, तो वो भी कंट्रोल होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो योगा करने की वजह से ना कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो मैं तो यही कहूँगी, योगा सेंटर या फिर आप ऑनलाइन बैच या कुछ भी योगा, या खुद से भी वीडियो देख के भी योगा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सही ढंग से योगा एक बार सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ऑनलाइन तो इतना अच्छे से नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि हमारे जो पोस्चर गलत होंगे, तो उसमें हमारी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बैक पेन होना, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबल एक बार गाइडेंस की मदद से जो है योगा ज़रूर सीखें और फिर उसको कंटिन्यू करें। आप देखें कितना रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी चेंज आएगा। एंड उसके बाद आता है इमोशनल बैलेंस बना रहता है, इमोशंस कंट्रोल रहते हैं, स्टेबिलिटी भी डेवलप रहती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इनर जो अंदर की जो शांति है ना, पीस, वो अचीव होता है, सेल्फ रियलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, बॉडी भी डेवलप होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है, माइंड और सोल जो होती है ना, टू डेवलप बॉडी माइंड एंड सोल टुगेदर, इस तरीके से रहता है। योगा के कुछ स्कोप है, जी हाँ बिल्कुल है। अगर आप योगा सीख लेते हैं तो क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका माइंड और आपकी जो बॉडी है वो सही तरीके से काम करेगी, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। ये तो फायदा पहला है ही है, क्योंकि ये आप कर रहे हो। और क्या स्कोप है, आप स्कूल में प्रैक्टिस कर सकते हो, होम या फिर फिटनेस सेंटर अपने ओपन कर सकते हो और लोगों को सिखा के पैसा अर्न कर सकते हो। यूजफुल फॉर ऑल द एज ग्रुप, और यहाँ तक कि आप योगा की टीचर भी बन सकते हैं, और अगर आपको योगा फिटनेस में जो है इंटरेस्ट है। यूज़फुल है हर एक एज ग्रुप के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, सबके लिए ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 60 साल का बंदा योगा नहीं कर सकता। मैंने तो ऐसे योगा सेंटर जब मैंने जॉइन किया था ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने योगा सेंटर जॉइन किया था तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आते थे ना, वो यूथ नहीं आता था। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वहाँ पे 60s के लोग आ रहे हैं, 65 के आ रहे हैं, 70 के आ रहे हैं, 50 की एज के लोग आ रहे हैं, और जिनको मैंने उनसे बात करी और वो 1 साल से 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा, और उनके बैक में पेन था, बैक में भी पेन था और किसी के घुटने में प्रॉब्लम थी, किसी को डॉक्टर ने कहा था आपके घुटने बदलने पड़ेंगे, किसी को बोला था कि कमर में आपके बैक जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो बैलेंस नहीं बना पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग परेशान थे, तो उन्होंने योगा जॉइन किया और आज वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, 2-2 घंटे वो वॉक कर लेते हैं एक टाइम पे। मॉर्निंग में भी 2 घंटे, इवनिंग में भी वॉक कर पाते हैं वो। तो ये किसकी वजह से हुआ है? टाइम लगा। उनको साल भर लग गया, 6 मंथ्स लग गए और उन्होंने अपनी बॉडी को रिकवर किया और आज वो 60-70s की एज में भी बिल्कुल फिट हैं। किसकी वजह से? योगा की वजह से। और मैं कुछ ऐसे ही एग्ज़ाम्पल देना पसंद करूँ जो मैंने डेली लाइफ़ में देखे हैं, जिनको आप रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है? वो आता है कि फिज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करता है योगा, एंड बॉडी के पोस्चर को ठीक करता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी समझाया, बॉडी के पोस्चर को कैसे ठीक करता है, क्योंकि हम सारा दिन जो बैठे रहते हैं और सिटिंग जो है, हमारा सिटिंग का काम है, और हम लोग कभी कैसे बैठ जाते हैं, कभी कैसे लेट जाते हैं, उठ जाते हैं या फिर मूव करते हैं, तो बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो योगा करने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ऑटोमेटिक हमारी बॉडी स्ट्रेट रहती है एंड बॉडी पोस्चर सही रहता है। कंसंट्रेशन तो इन्हांस होता है, मेमोरी भी हमारी फास्ट होती है, हम चीज़ें जो भूलने लग गए हैं वो हम भूल नहीं पाते, स्ट्रेस भी रिड्यूस रहता है एंड रिलैक्सेशन भी प्रमोट होता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रेंथ होती है एंड बॉडी सिस्टम भी सही हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रहता है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमारा। एंड फिर आता है हेल्प इन इमोशनल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, और एक तरीके से हम
इमोशनली कंट्रोल रहते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं योगा के। अभी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, बाकी इन शॉर्ट आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाइट एंड फूड, इसका कॉन्सेप्ट एंड टाइप क्या है। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड फूड क्या होता है। फूड का मतलब क्या है, फूड मतलब खाना है। रेफर्स टू सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। हमें खाना ज़रूरी है, हम खाना नहीं खाते तो देखो, अगर हमें सुबह का खाना ना मिले तो हम कैसा फील करेंगे, वीक फील करेंगे, डल फील करेंगे। यानी कि जो हमें सब्सटेंस जो हम कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं, उसी को हम फूड कहते हैं। फूड किस फॉर्म में मिलता है, जैसे हमने हरी सब्जियां खाई, फ्रूट्स तो हो गया, दालें खाई, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, इन सबको मिला के हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट हमारी बनती है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, रिपेयर के लिए ज़रूरी है और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अगर हम नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे और जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी होती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेड सेल्स हैं वो अपने आप मर जाएं और हमारी ग्रोथ होती रहे और हम रिपेयर भी होते रहें और साथ साथ हमारी बॉडी भी मेंटेन हो। डाइट की बात करूं तो रेफर्स टू द पैटर्न और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड टेकन बाय पर्सन डेली। जो पर्सन डेली फूड इनटेक कर रहा है उसका कॉम्बिनेशन या पैटर्न ही उसका डाइट कहलाता है। शुड बी बैलेंस, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, बाहर का ज़्यादा तला हुआ रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन गुड हेल्थ, डिपेंड ये हमारी एज पे, जेंडर पे, एक्टिविटी लेवल, हर एक हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आजकल देखो तो 15-20 साल के बच्चे को ही सांस फूल जाती है, रीज़न ही क्या है कि डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, बैलेंस डाइट की बात करूँ तो उसके अंदर क्या प्रॉपर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर होना चाहिए। वेजिटेरियन आपको पता है जिसमें नॉन वेज कोई भी आइटम नहीं होती, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस, ओनली प्लांट बेस्ड फूड जो होता है उसको हम वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन में जैसे एनिमल बेस्ड फूड जो होता है, जैसे मीट, फिश, एग, ये सब आता है। ठीक है, इस तरीके से थेरापॉटिक डाइट जो होती है, स्पेशल डाइट फॉर पेशेंट्स। ठीक है, ये डायबिटिक जो होते हैं ना, जिनको शुगर होती है, उनको लो सॉल्ट डाइट ये उनके लिए होती है कि हाँ भाई उन्हें ज़्यादा चीनी नहीं खानी, ज़्यादा नमक नहीं खाना। तो हाई प्रोटीन जो डाइट होती है वो होती है, वो रिच इन प्रोटीन होती है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, मसल्स बिल्ड होती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन में आप लोग जो है मीट वगैरह हो गई, अंडे हो गए, दूध, दही, छाछ, ये सब ले सकते हो, ये प्रोटीन वाली डाइट है। लो फैट डाइट में आता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस फैट इनटेक फॉर वेट कंट्रोल एंड हेल्थ हार्ट। जैसे कई लोग पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, फिर हार्ट डिसीज़ बढ़ जाती है, फिर ब्लॉकिंग होने लगती है। तो वो क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि हमने फ़ैट ज़्यादा बॉडी में हो गया है और तला हुआ ज़्यादा खा लिया है। ठीक है, छोले भटूरे खा लिए डेली बेसिस पे, पराठे खा लिए, ये सब तो उनके लिए होती है लो फैट डाइट, जो कि हमें तेल कम लेना है, फैट कम लेना है। लिक्विड डाइट में आती है इंक्लूड फ्लूड लाइक सूप, जूसेस, ये उनके लिए है जब बीमार होते हैं तो कहते हैं ना लिक्विड ज़्यादा दो क्योंकि खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। हाई एनर्जी डाइट में आता है रिच इन कैलोरीज फॉर एक्टिव इंडिविजुअल और अंडरवेट पर्सन जो होते हैं, जिनके वेट कम होते हैं, उनको हाई एनर्जी डाइट दी जाती है और जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो ताकि वो एक्टिव हो जाएँ। साथ ही साथ नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, फिर वही पॉइंट्स हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि जो हमें काम करना है, कहीं पढ़ाई करनी है या पढ़ाना है या स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा बैलेंस डाइट। सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और हमारी डिसीज़ डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन रखता है। कौन, बैलेंस डाइट। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा दिमाग अच्छा चलेगा, अच्छे से हम काम कर पाएंगे, फिजिकल फिट रहेंगे। कंक्लूजन आप लोग जो है और इन शॉर्ट बना के आराम से लिख सकते हो शॉर्ट में। तो ये इस प्रकार से था ये पूरा का पूरा। वीडियो अच्छा लगे, मैंने वैसे तो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और जो शॉर्ट नोट थे वो भी इसी प्रकार से रहेंगे। शॉर्ट जो थे वो मैंने इनके नीचे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट जो हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं इनके शॉर्ट नीचे दिए हुए हैं, वो आप बना करके यहाँ पे लिख सकते हो, इन शॉर्ट और कंक्लूजन पढ़ सकते हो। इन्हीं 5-6 लाइन की वजह से आप जो है पैराग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर का आए या फिर 20 नंबर का आए,
आपको 16 नंबर का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट नोट के जो 4 नंबर के होंगे और कुछ आएंगे 16 नंबर के जो कि लॉन्ग आंसर होंगे। लॉन्ग के लिए मैंने आपको काफ़ी लेंथी अच्छे से समझा दिया, बना के लिख सकते हो। और जो शॉर्ट नोट होते हैं 4 नंबर वाले, उनके लिए ये जो नीचे कंक्लूजन और इन शॉर्ट दे रखा है, इतना ही आप बना करके लिख सकते हो। और जिन बच्चों को लगता है कि काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें दे रखी थी, तो वो इन शॉर्ट पढ़ के चले जाना, उसी से बना के आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।